हेलो बच्चों, चलो हम लोग अपना शुरू करते हैं। हमारा कंसोलिडेशन का 7वां नंबर क्लास है ना। 7वां नंबर क्लास। आज भी हम लोग दो सम्स करेंगे। हमारा टोटल में 4 सम्स बचा हुआ है, तो हम लोग दो सम्स आज समझेंगे, दो सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इस तरह भैया हम लोग दो दो सम्स करके हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग केस 5 अपना समझते हैं। केस 5 हम लोग समझते हैं। अभी तक मेरे को लगता है आप लोग का अच्छा सा ग्रिप बैठ गया होगा, जो लोग अभी कंटिन्यू करते आ रहे हो मेरे साथ, ठीक है। केस 5 ICSI, ये सम में क्या बोलता है एक बार रीड आउट करते हैं। बोलता है 31 मार्च 2022, मतलब हमने बैलेंस शीट हमें कौन सी डेट का दे के रखा है, हमें दे के रखा है 31 मार्च 2022 का डेटा। मेजर लिमिटेड एंड सब्सिडियरी माइनर लिमिटेड बोल दिया कि मेजर लिमिटेड एक कंपनी है, माइनर लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों का देखो ना बैलेंस शीट दे दिया। और सब्सिडियरी कौन है, माइनर लिमिटेड, ठीक है। और भैया देख के हमें पता चल रहा है मेजर लिमिटेड ने 75% शेयर खरीद के रखा है माइनर लिमिटेड में, ठीक है भैया। इतना हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या बोलता है, ड्रॉ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। हमें बैलेंस शीट भी कौन से तारीख का बनाना है, 31 मार्च 2022। बोल रहा है मेजर लिमिटेड ने अक्वायर किया 31 जुलाई को। अच्छा भैया, ये तो मतलब प्री पोस्ट वाला चक्कर आ गया। ये तो आपका क्या आ गया, प्री पोस्ट वाला चक्कर। मेजर लिमिटेड ने किस दिन शेयर खरीदा, 31 जुलाई को। हाँ भैया, इतना तो चलो हमें समझ आ गया। चलिए भैया, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना शुरू करते हैं। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग किसका कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, हम लोग सबसे पहले ये लिख देंगे। हमारे पास दो कंपनी है ना, एक है मेजर लिमिटेड और एक है भैया हमारे पास माइनर लिमिटेड। बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग के आईसीएसआई की बुक में जितना सम से इतना समझ जाओगे एग्जाम में हो जाएगा। भैया देखो, सॉरी मैं माइनर लिमिटेड क्यों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा ना, क्या होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। देखो मेजर लिमिटेड कितना परसेंट शेयर होल्ड करके रखा है, 75% शेयर होल्ड करके रखा है। बचा 25% हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। इतना भैया हमें क्लियर है, ठीक है। सेकेंड नंबर भैया हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉफिट एनालाइज करना होगा। क्यों भैया प्रॉफिट एनालाइज करना होगा, क्योंकि देखो बैलेंस शीट हमें देके रखा है 31 मार्च 2022 का। एंड भैया और इन्होंने तो इन्वेस्टमेंट किया था 31 जुलाई में। तो भैया हमें क्या करना होगा, हमें जो सब्सिडियरी है ना माइनर लिमिटेड, जो हमारी सब्सिडियरी है माइनर लिमिटेड, हमें इनका प्रॉफिट एनालिसिस करना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ माइनर लिमिटेड। माइनर लिमिटेड जो है उसका हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट एनालाइज करना होगा। हमें माइनर लिमिटेड का प्रॉफिट एनालिसिस करना होगा। और प्रॉफिट एनालिसिस करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में हम लोग बंटवारा कर देंगे, ठीक है। प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, आपको पता है प्री एक्विजिशन मतलब टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन तक का एक्विजिशन है उस दिन तक का सारा डेटा को हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन। एक बार एक्विजिशन हो गया, शेयर में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हो जाता है पोस्ट एक्विजिशन। तो भैया इन्होंने इन्वेस्ट कितना तारीख को किया, 31 जुलाई को। साल कब शुरू होता है, अप्रैल में। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना का भैया मेरा निकलेगा प्री एक्विजिशन। और भैया बचा कुछ ही 8 महीना का मेरा निकलेगा पोस्ट एक्विजिशन। किस किस को मेरा ये बात भी क्लियर है आई थिंक, ठीक है। अब चलिए भैया, भैया देखो प्री और पोस्ट में एक्चुअली हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब भैया इक्विटी रिजर्व बस इक्विटी। सबसे पहले हम लोग अपना आते हैं इक्विटी में, है ना, आते हैं इक्विटी में। और भैया चलो इक्विटी देखो, भैया इक्विटी मेरा कितना है, 20 लाख। 20 लाख की 2 लाख, मेरे सब्सिडियरी में इक्विटी कितने का, 2 लाख। और भैया मेरे को इक्विटी से रिलेटेड कोई भी नीचे एडजस्टमेंट दे के नहीं रखा, मेरे को नीचे में इक्विटी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दे के नहीं रखा। तो हम लोग क्या डीम्ड कर लेंगे कि जिस दिन तक मैंने एक्वायर किया उस दिन भी मेरी माई सब्सिडियरी के पास इक्विटी इतने का ही था। मेरे आने के बाद थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं हुआ, जैसे कि मैं हर सम्स में आप लोगों को करा रहा हूँ। सेकेंड थिंग भी हम लोग आते हैं अपना जनरल रिजर्व में। सेकेंड थिंग हम लोग अपना किस में आते हैं, जनरल रिजर्व में। देखते हैं जनरल रिजर्व को लेके कुछ एडजस्टमेंट दे के रखा है क्या। बोलता है भैया, बोलता है भैया माइनर लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट का बात किया, मेरे को जनरल रिजर्व से लेके रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है। मेरे को मेरे केस में जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है। तो भैया जनरल रिजर्व के केस में भी हम लोग सेम ही मानेंगे कि जिस दिन मैंने कंपनी अक्वायर किया उस दिन तक मेरे कंपनी में जनरल रिजर्व 70,000 का था। मेरे आने के बाद एक जरा सा भी जनरल रिजर्व में चेंजेस नहीं आया, मैं तो यही डिम्ड करूँगा, ठीक है। आते हैं भैया, तीसरा हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस को लेके क्या बोल रहा है, एक ठो दिया हुआ है। बोलता है माइनर लिमिटेड, जो मेरी सब्सिडियरी माइनर लिमिटेड, बोलता है उसने पता है प्रॉफिट कितने का कमाया, 45,000 का कमाया इस साल।
मतलब बोला इस साल तो उसने 45,000 का प्रॉफिट कमाया। क्वेश्चन समझने का, डेटा देखो। बोलता है माइनर लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 45,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक तो उन्होंने 45 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन भैया मेरी सब्सिडियरी के बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट दिख रहा है 55,000 का। तो भैया 55 में 45 उसने इस साल कमाया, बचा 10 उसने पहले का कमाया होगा। और क्या, 45 भैया इस साल कमाया, बचा 10 पहले कमाया होगा। लेकिन भैया मेरा बात सुनो, ये 45 तो पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है, आपको टाइम एडजस्टमेंट करना है। ये सुनो, ये 45 तो पूरे 12 महीना का प्रॉफिट है, आपको टाइम एडजस्टमेंट करना है। भैया जनरल रिजर्व में टाइम एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि जनरल रिजर्व में पोस्ट में मैंने कुछ लिखा ही नहीं। कैसे टाइम एडजस्टमेंट करोगे भैया? आप बोलोगे भैया देखो 45,000 तो 12 महीने का है, मेरे को 4 महीने का एडजस्टमेंट करना है ना, 4 महीना का मेरे को प्री में ले आना है। लो करते हैं, क्या करोगे? 45,000 डिवाइडेड बाई 12, 45,000 12 महीने का है, तो इंटू चार कितना होता है? 15,000। आप यहाँ से करोगे 15,000 को हटा दोगे, यहाँ पर 15,000 को ऐड कर दोगे, लो हो गया आपका टाइम एडजस्टमेंट। समझ गए? और भैया देखो, और मेरा डिप्रिसिएशन वगैरह से रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं है। अगर मेरा डिप्रिसिएशन वगैरह से रिलेटेड या एसेट को रिवैल्यूएशन कर दिया वो सब डेटा होता, तो अब तो भैया मैं अपना प्री पोस्ट में और एडलेस करता। लेकिन भैया वो सब कुछ डेटा नहीं है। ये वाला जो मुझे डेटा दे के रखा है, ये मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है। अभी तो फिलहाल भैया मेरा कुछ डेटा नहीं है। चलो, तो भी हम लोग अपना प्री पोस्ट को बंद कर सकते हैं, मेरा मतलब। ठीक है, तो 2,70,000, 280, 290, 2,95,000 इधर हो गया भैया, ये हो गया 30,000। पोस्ट हो गया मेरा 30,000। ठीक है, तीसरा नंबर भैया हम लोग अपना नोट क्या बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तीसरा हम लोग अपना नोट क्या बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि मेरा गुडविल निकला कि कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग का गुडविल निकला कि कैपिटल रिजर्व। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट कितने का किया? हाँ भैया, इन्वेस्टमेंट मैंने जितने का भी किया, मेरे को हिस्सा कितना मिलेगा? 75% का हिस्सा मिलेगा। मेरे को तो हिस्सा 75% का मिलेगा। मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? तो मेरे को बैलेंस शीट में दिख जाएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 2,80,000 का। 2,80,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले में मेरे को नेट एसेट्स कितना मिला? नेट एसेट्स ऑफ माइनर लिमिटेड। माइनर लिमिटेड का ना, मेरी सब्सिडियरी का। भैया मेरे को कितना परसेंट हिस्सा मिलेगा? 75%, है ना। और आपको कौन सा नेट एसेट्स का हिस्सा मिलेगा? प्री एक्विजिशन, जिस दिन आपने एक्विजिशन किया आपको उस दिन का हिस्सा मिलेगा। उस दिन का कितना भैया? 2,95,000। 2,95,000 का मारो 75%, कितना होता है? 2,21,250। बचा भैया, आपने एक्स्ट्रा रुपया क्या चीज़ का पेमेंट किया? भैया गुडविल का ही किया होगा ऑब्वियसली। हो गया 58,750, 58,750 हो गया आपका गुडविल का। फोर्थ आप क्या कैलकुलेट करोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी तो बोलेगा भैया आप मेरे को प्री का भी कुछ हिस्सा दे दो, पोस्ट का भी कुछ हिस्सा दे दो। बोलेगा मेरा 25% हिस्सा है ना। माइनॉरिटी तो आप CACQ एग्जाम में मत लिख देना। माइनॉरिटी बोलेगा 25% मेरे को प्री का भी दे दो, 25% मुझे पोस्ट का भी दे दो, झमेला ख़त्म करो। ठीक है, प्री का कितना है? 2,95,000। 2,95,000 का 25% कितना होता है? 73,750। और भैया माइनॉरिटी बोलेगा मुझे पोस्ट का भी दे दो, पोस्ट का कितना है भैया? 30,000। तो 30,000 का 25% कितना होता है? 7,500। टोटल कितना हो गया? 8,1,250। ठीक है, ये हो गया भैया मेरा चारों। आप बोलोगे भैया अभी भी आपने एक एडजस्टमेंट कराया नहीं? करा रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? पांचवा नंबर हो गया हमारा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस रहता है, इसमें किसका डेटा जाता है भैया? खाली होल्डिंग का जाता है ना। तो होल्डिंग का मेरा क्या भैया? जनरल रिजर्व है 1.5 लाख का। होल्डिंग का मेरा क्या क्या है भैया? मेरा होल्डिंग का जनरल रिजर्व है 1.5 लाख का, 1,50,000 का। और भैया क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है भैया 90,000 का। होल्डिंग का मैं लिख रहा हूँ।
और भैया, और तो भैया मेरे बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, होल्डिंग बोलेगा सुनो, मैंने तो इस दिन तक एक्वायर कर लिया था, मेरे को पोस्ट एक्विजिशन का भी 75% हिस्सा दो। मैं बोल रहा हूँ हाँ दे दूंगा। पोस्ट एक्विजिशन का भी तो हिस्सा मिलेगा ना, उसके रिजर्व में ऐड होगा। पोस्ट एक्विजिशन का कितना परसेंट? 75%। कितना होता है भैया? 30,000 का 75%, 22,500। ये भी इसको हिस्सा दे दिए। अब भैया मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं बंद पता क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 नंबर आपको अब लास्ट एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एडजस्टमेंट क्या है, ये एडजस्टमेंट का मैं पहले आप लोगों को रक्स बता दूँ। देखो इन्होंने आपसी में खरीदा बेची किया, इन्होंने आपसी में खरीदा बेची किया। क्या बोलना चाह रहा है? बोल रहा है जनवरी 22 को क्या हुआ, माइनर लिमिटेड ने मेजर लिमिटेड को गुड्स बेचा था, मतलब सब्सिडियरी अपने होल्डिंग को गुड्स बेच रही है। ठीक है, 15 का माल 20 में बेच दी। ये समझ रहे हो क्या? देखो मेरा बात, हमारे केस में दो कंपनी है, एक मेजर लिमिटेड, एक माइनर लिमिटेड। ठीक है ना? मेजर लिमिटेड कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी। और माइनर लिमिटेड कौन सी कंपनी है? सब्सिडियरी कंपनी। इतना तो भैया हमें पता है। क्या बोल रहा है? बोल रहा माइनर लिमिटेड ने मेजर लिमिटेड को सामान बेचा था। माइनर लिमिटेड मेजर लिमिटेड को सामान बेच रही है। कौन किसको बेच रहा है? माइनर बेच रहा है मेजर को, सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग को सामान बेच रही है। बोलता है 15 का सामान उन्होंने 20 में बेच दिया, मतलब सिंपल सा मैं बात बोलूँ, 5,000 के प्रॉफिट में बेच दिया। सही मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं? बोल रहा है 15,000 का गुड्स को 20,000 में बेच दिया, मतलब 15 का गुड्स को 20 में बेच दिया, मतलब 5,000 का प्रॉफिट में बेच दिया। मेरी सब्सिडियरी अपने होल्डिंग को ही सामान बेच रही है 5,000 के प्रॉफिट में। एकदम करेक्ट है। ठीक है भैया, क्या प्रॉफिट है बेचना गुना है? नहीं गुना नहीं है, गुना नहीं है। प्रॉफिट में तो बेचेगी कोई भी कंपनी, किसी को भी बेचेगी तो प्रॉफिट में बेचेगी। लेकिन गुना क्या चीज़ का है ना, बोला लास्ट दिन जब 31 मार्च 2022 आया, लास्ट दिन हाफ ऑफ द गुड्स वेयर लाइंग। हाँ बोला आधा गुड्स तो बचा हुआ ही था, बोला आधा गुड्स तो बचा हुआ ही था। तो मतलब आधा गुड्स अगर बचा हुआ था, पूरा गुड्स में मैं प्रॉफिट कमाता हूँ 5,000 रुपया, तो आधा गुड्स में मैं 2,500 का प्रॉफिट कमाऊंगा, यस और नो? है ना? तो ये जो 2,500 का प्रॉफिट है मेरे को बुकिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बुकिंग करना चाहिए? क्योंकि ये तो मेरे गोडाउन में ही पड़ा है। जब तक आपका सामान पूरा नहीं बिक जाता आप कैसे प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे? मेरा केस समझ रहे हो? बस सिंपल मेरा इतना कहना है, माइनर लिमिटेड ने मेजर लिमिटेड को सामान बेचा, आपसी में ये लोग खरीदा बेची किए, 5,000 के प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, अब मेरा कहना भैया देखो प्रॉफिट में बेचना तो कोई गुना नहीं है, कंपनियां प्रॉफिट में तो बेचेगी। मेरा कहना है आप लास्ट दिन चेक करो, क्या लास्ट दिन कुछ सामान बचा हुआ है आपके गोडाउन में? तो क्वेश्चन हमें क्या बोलता है 31 मार्च के दिन, पता है क्या है? हाफ ऑफ द गुड, आधा गुड्स ना गोडाउन में ही पड़ा है। तो मैं बोल रहा हूँ पूरा गुड्स आप बेचते हो तो आप 5,000 का प्रॉफिट कमाते हो। हाँ, तो आधा गुड्स अभी भी आपके गोडाउन में पड़ा है, मतलब 2,500। तो ये 2,500 का प्रॉफिट आपको बुकिंग नहीं करना है। ये 2,500 का प्रॉफिट आपको क्या करना है? बुकिंग नहीं करना है। क्यों नहीं बुकिंग करना है भैया? क्योंकि ये तो आपके गोडाउन में ही पड़ा हुआ है, आपने तो बेचा ही नहीं अभी तक, क्यों प्रॉफिट बुकिंग करके अपना बढ़ा रहे हो? है ना? तो ये 2,500 का प्रॉफिट आपको क्या करना है भैया? बुकिंग नहीं करना है। इसको पता है क्या नाम दे दोगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कि 2,500 रुपया आपको बुकिंग नहीं करना, माइनस कर दो। समझे? ये कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एंड सरप्लस से ही करोगे। समझे बात? कुछ नहीं किया हमने, बस हमने 2,500 रुपया माइनस कर दिया। अल्टीमेट में आया मेरा 2 साल। समझे? 2,500 रुपया हमने क्या किया? माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि आप ज़बरदस्ती आप प्रॉफिट बुकिंग करके रखे हो, माइनस कर दो, लो कर दिया। समझ आया? आओ चलो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये वाला ट्रीटमेंट समझ लेना बस। ठीक है, क्लियर है तो आप लोग को? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ मेजर एंड माइनर लिमिटेड, आप लोग अच्छे से नाम लिखोगे। पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस।
सबसे पहले होता है हमारा इक्विटी शेयर। इक्विटी और रिजर्व से आप होल्डिंग का लिखोगे, मतलब 8 लाख रुपया। फिर आप लिखोगे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि हमने नोट बनाया ना। समझ आया? सिंपल सा बात है, मेरे को इतना समझ आ रहा था कि देखो ये लोग आपस ही में खरीदा बेची करके 5,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 5,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन आधा गुड्स तो मेरे गोडाउन में पड़ा है, तो भैया मैं क्यों पूरा 5,000 का प्रॉफिट बुकिंग करूँ? आधा जो आपके गोडाउन में पड़ा वो आधा प्रॉफिट को हटा दो। बस मैंने वही माइनस कर दिया। कहाँ पर क्या? कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से। नोट 5 में हम लोग किए ना। अच्छा, वर्ड कंसोलिडेटेड क्यों आया? वर्किंग नोट 5 कितना कैलकुलेट किया भैया? 2,60,000। फिर भैया हम लोग, मैंने आपको बोला था ठीक इसी के नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप लिख लेना। अच्छा, अगर हमारा कैपिटल रिजर्व आता तो भी हम लोग लाइबिलिटी साइड ही लिखते, लेकिन हमारा हर समय गुडविल आ रहा। वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4 में हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 81,250 का, 250 का। फिर भैया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भैया दो है, मेजर लिमिटेड, माइनर लिमिटेड। एक है मेजर, एक है माइनर। ठीक है, मेजर का कितना? 1,20। माइनर का कितना? 80,000। 80,000 अल्टीमेट में हो गया 2 लाख। भैया ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड ख़त्म। और हमारे फिर आता हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स भैया मैं दोनों का रिकॉर्ड करूंगा, एक हो गया मेजर लिमिटेड, एक हो गया माइनर लिमिटेड। फिक्स एसेट में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, डिप्रिसिएशन वगैरह पूरा पूरा लिख दो। 5,50, 1 लाख। तो ये हो गया मेरा 6,50,000। इन्वेस्टमेंट भैया रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अल्टीमेट में कैंसिल हो जाएगा। फिर आते हैं भैया हमारा स्टॉक। स्टॉक स्टॉक में भैया आप झमेला है। स्टॉक भी आप दोनों का रिकॉर्ड करोगे, एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। हो गया 1,05,000 और 1,77,000। 1,77,000। भैया स्टॉक में क्या झमेला है? भूलो मत, भूलो मत। आप लोग भूल गए क्या? आपके स्टॉक में एक ऐसा गुड्स पड़ा है, आधा गुड्स तो अभी भी आपके पास पड़ा है, जिसमें आपने 2,500 का प्रॉफिट ज़बरदस्ती बुकिंग करके रखा है। तो ये स्टॉक में से भी लेस करो। ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो है स्टॉक में से लेस करो। समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 2,500। मतलब नहीं समझे आप? आपके पास स्टॉक ही तो पड़ा है, देखो ना, इन्होंने स्टॉक का ही तो वर्ड यूज़ किया था। मेजर लिमिटेड गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो आपके पास कुछ ऐसा गुड्स पड़ा हुआ है जिसमें 2,500 रुपया का प्रॉफिट एडिशन है। तो भैया वही प्रॉफिट को बस मैंने लेस कर दिया, एक जगह रिजर्व से भी हटा दिया और एक जगह मैंने स्टॉक से भी लेस कर दिया। समझे? रट्टा मारने वाले बच्चे क्या रट्टा लगा सकते हैं कि कभी भी अनरियलाइज प्रॉफिट दिया रहे, रिजर्व से भी हटा दो, स्टॉक से भी हटा दो, बस। समझे? स्टॉक से क्यों हटा दो भैया? स्टॉक से हटाने का रीज़न समझाएंगे। देखो स्टॉक से, एक सेकेंड, 279,500, स्टॉक से हटाने का रीज़न सेम है, सिंपल है। क्योंकि आपका ही कंपनी है, ये लोग आपस ही में खरीदा बेची कर रहे हैं। तो हमारे पास हमारा ऐसा स्टॉक पड़ा है जिसको मेरी कंपनी ने ही प्रॉफिट कमा के दिया है, प्रॉफिट में बेचा है। अब भैया वो मेरे गोडाउन में पड़ा है स्टॉक, तो भैया मेरे को बस प्रॉफिट का पोर्शन मैं हटा दे रहा हूँ मेरे स्टॉक से, और कुछ नहीं। फिर हो गया अदर करेंट एसेट्स। बात समझ आया? मेजर माइनर, मेरा कहने का बस इतना मतलब है, सुनो। आज आपके, मान लो आज आपकी मम्मी आपको वो सामान बेच रही है, तो आप वो प्रॉफिट को रिकॉर्ड थोड़ी करोगे, वही वाला कहानी हो गया। माइनर लिमिटेड मेजर लिमिटेड को कुछ गुड्स बेचा, मेजर लिमिटेड के पास अभी भी वो गुड्स पड़ा हुआ ही है, तो भैया वो अपना प्रॉफिट को हटाएगा ना। आपसी का कंपनी है, प्रॉफिट को हटा देगा। इसीलिए बस जो गुड्स उसके पास पड़ा है उतना पोर्शन का प्रॉफिट को हटा दिया, 2,500 का। अल्टीमेट में उसने प्रॉफिट किया था 5,000 का, लेकिन हाफ गुड बचा है तो 2,500 मैंने हटा दिया। ये भैया दोनों ऐड हो जाएगा, 2,25, 1,28। 3,53,000।
तो क्या हमने सब कुछ उतार लिया? मेरे ख्याल से अब चलो हमारा बस गुडविल उतारना बचा है ना। गुडविल आया भैया 58750, चलो रिकॉर्ड कर लो। गुडविल आया 58750, समझ गए आप? चलो चलो चलो, टोटल मारो, मैच तो होना चाहिए कोई भी हालत में। लाख प्लस में 2,60,000 प्लस में 81250 प्लस में 2 लाख, कितना हो गया? 1341250। नीचे आओ, नीचे प्लस करो। जी, 1341250 लो हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच। देख लो, सम भी ये उतना कोई ट्रिक ही नहीं था। 1341250, 1341250, देख लो। ठीक है, हमने केस फाइव भी मैच कर लिया। हमने केस फाइव भी क्या कर लिया? मैच कर लिया, समझे? क्लियर? केस फाइव भी हमारा मैच हो गया। तो हम लोग अपना शुरू कर लेते हैं हमारा एग्जाम्पल 6, जो कि केस 6 है हमारे आईसीएसए की बुक में। अब हम लोग वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए केस 6 हमें क्या बोलता है। 1 अक्टूबर 21 के दिन एक्स लिमिटेड ने अक्वायर किया 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड, 10 रुपये करके। बोला एक्वायर किस दिन किया? 1 अक्टूबर के दिन। और भैया आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कब बनाते हो? 31 मार्च, ईयर एंड के दिन। भैया मतलब इस समय भी हमें प्री पोस्ट करना होगा, क्योंकि साल के बीचों दिन इन्होंने अक्वायर किया। कितना रुपये में इन्होंने अक्वायर किया? 170 में। ठीक है, क्या भैया मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट? लेकिन भैया आप बोलोगे मेरे बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख का दिख रहा है, लेकिन इन्होंने तो अक्वायर किया 170। तो भैया ये हो सकता है ना कि ये 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 170 वो सब्सिडियरी वाला इन्वेस्टमेंट हो, 30,000 कोई और इन्वेस्टमेंट हो। समझ रहे हो बात? ये 2 लाख जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें से 170 ये वाला इन्वेस्टमेंट हो और 30,000 कोई और इन्वेस्टमेंट हो। जरूरी नहीं है कि मेरा कंपनी कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कर ही सकता है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट हमें दे दिया। ठीक है, फिर आगे भैया हमें एडजस्टमेंट दे दिया। ठीक है, और हमें बोला आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लो 31/3/22 के दिन। चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत तो मेरे को लग नहीं रहा। चलो बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना ये। भैया कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करके रखा है ये हमें नहीं दिया, तो हम लोग पहले ये पता कर लेते हैं मेरे सब्सिडियरी के पास कितना शेयर है। हाँ, नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड। मेरे बी लिमिटेड के पास कितना शेयर है? तो आप बोलोगे भैया 2 लाख, 2 लाख का कैपिटल है और डिवाइडेड बाई 10, हर एक शेयर कितना रुपया करके? 10। टोटल मेरी सब्सिडियरी के पास 20,000 शेयर है। लो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये पता करेंगे कि एक्स लिमिटेड ने बी लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट करके रखा है। एक्स लिमिटेड इन्वेस्ट इन बी लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड ने बी लिमिटेड के ऊपर कितना शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है? 12,000 शेयर में। 12,000 शेयर में। तो भैया जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये 60% का कंसोलिडेशन है। तो वो नोट नंबर 1 हम लोग क्या बनाएंगे? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, है ना। एक्स लिमिटेड के पास कितना शेयर, माइनॉरिटी के पास कितना शेयर। तो भैया मेरे को जहाँ तक पता चल रहा है एक्स लिमिटेड ने 60% रख के रखा है, बचा 40% माइनॉरिटी का। ठीक है, चलो ये तो हमें पता चल गया। हाँ, अब सेकंड भैया हमें क्या करना होगा? अपना प्रॉफिट एनालिसिस करना होगा। सेकंड हमें अपना क्या करना होगा? प्रॉफिट एनालिसिस करना होगा, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया 1 अक्टूबर के दिन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कौन है? बी लिमिटेड, ऑफ बी लिमिटेड। बस इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन कर देंगे। प्री एक्विजिशन, और यहाँ हो गया मेरा पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। भैया प्री और पोस्ट में सबसे पहले हम लोग अपने क्या लिख देंगे? इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी कितना है भैया? 2 लाख का।
इक्विटी मेरा कितना है भैया 2 लाख का। और भैया क्या हम लोग नीचे एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं, इक्विटी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं देके रखा है, तो हम लोग ये मानेंगे स्टार्टिंग के दिन भी जिस दिन मैंने एक्वायर किया था उस दिन भी इक्विटी 2 लाख का था, मेरे आने के बाद 1 रुपये का इक्विटी चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा भैया अगर मैं टाइम पीरियड अगर मैं मेंशन कर दूं तो एक्स लिमिटेड ने किस दिन इन्वेस्ट किया, 1 अक्टूबर के दिन। भैया अक्टूबर मतलब साल शुरू होता है मेरा अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 1 अक्टूबर में तो इन्वेस्ट किया हो गया, मतलब 6 महीना। तो भैया 6 महीना का पीरियड मेरा प्री एक्विजिशन है और बचा 6 महीना का पीरियड मेरा पोस्ट एक्विजिशन है। किस किस को मेरा ये बात क्लियर है? ठीक है भैया, इक्विटी हो गया, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं देके रखा है। आते हैं भैया जनरल रिजर्व में। मेरे को भैया क्वेश्चन मेरा गिवन है जनरल रिजर्व मेरे पास 1 लाख का है, नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं भैया, एक एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हम लोग तो यही मानेंगे जिस दिन हम लोग एक्विजिशन करे थे उस दिन भी जनरल रिजर्व 1 लाख था, मेरे आने के बाद 1 रुपये का जनरल रिजर्व चेंजेस नहीं हुआ। जिस दिन मैं एक्विजिशन कर रहा था उस दिन भी जनरल रिजर्व 1 लाख था, मेरे आने के बाद चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, आते हैं भैया पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट क्या बोलता है भैया, 90,000 40,000, क्या भैया नीचे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं भैया नीचे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो भैया मैं यही डीम करूंगा 40,000 शुरुआत से था, मेरे आने के बाद कुछ चेंजेस नहीं हुआ। फिर आते हैं भैया प्रॉफिट फॉर द ईयर में। प्रॉफिट फॉर द ईयर में भैया ये क्या बोल के रखा है, ये लैंग्वेज ही बोल के रखा है, ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 45,000 का, ये जो 45,000 है प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका मतलब क्या है, इस साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, ये पूरे साल का प्रॉफिट है 45,000। इसका मतलब क्या है, पूरे साल का प्रॉफिट है 45,000। लेकिन भैया ये तो पूरे साल का प्रॉफिट हो गया, आपको 6 महीना का प्री में डालना होगा, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट आप क्या करोगे, आप बोलोगे सिंपली देखो 45,000 12 महीने के लिए होता है, तो 6 महीने के लिए कितना, तो आप बोलोगे 22,500 मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, 22,500 मैं यहाँ से लेस कर रहा हूँ, है ना, मैं 22,500 यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, 22,500 लेस कर रहा हूँ, टाइम एडजस्टमेंट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल के रखा है इस साल मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाई है, तो ये प्रॉफिट तो 12 महीने का है। चलो हो गया। और भैया और कुछ दे के रखा है नीचे, भैया कोई एडजस्टमेंट हमारा है नहीं, चलो ठीक है, तो ये हो गया 2 3 340 362,500 और ये हो गया 22,500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट भी। थर्ड हम लोग अपना क्या बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भैया इन्वेस्टमेंट का आपको कॉस्ट कितना पड़ा, तो पता है इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना परसेंट किया है, 60% ही तो इन्वेस्ट किया है। 60% पता है इन्वेस्टमेंट कितना रुपया में किया, हमें ऊपर में मेंशन था, 1,70,000 में इन्वेस्ट किया, 1,70,000 में इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। हाँ, 1,70,000, इस सब में हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के आ रहा है क्या, हाँ 1,70 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेस नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड। नेट एसेट्स भी हम लोग कितना लेंगे, हमारा 60% ही लेंगे नेट एसेट्स, है ना, तो 60% क्या चीज़ का है, 3,62,500 का, आप लोग जानते हो प्री एक्विजिशन का, 3,62,500 का 60%, 2,17,500। भैया ये तो हमारा नेगेटिव में आंसर आ गया 47,500। 47,500 हमारा नेगेटिव में आ गया, जिसको कि हम लोग नाम देंगे कैपिटल रिजर्व, जिसको कि हम लोग नाम क्या देंगे, कैपिटल रिजर्व। तो मेरा कैपिटल रिजर्व कितना निकला, 47,500। ठीक है, और भैया हम लोग का गुडविल होता है तो हम लोग एसेट साइड दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व है तो लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे। फिर भी हम लोग को फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बनाएंगे बताओ तो, हाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी तो बोलेगा मेरा 40% का हिस्सा, आप मेरे को प्री का भी 40% दे दो, पोस्ट का भी 40% दे दो। माइनॉरिटी तो सिंपल बात बोलेगा, मेरे को प्री एक्विजिशन का भी 40% का हिस्सा दे दो, मेरे को पोस्ट एक्विजिशन का भी 40% का हिस्सा दे दो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, है ना।
ठीक है, तो प्री एक्विजिशन कितना हो गया 3,62,500, इसका 40% कितना होता है 1,45,000। अब माइनॉरिटी बोलेगा मेरे को पोस्ट का भी 40% दे दो, पोस्ट है मेरा 22,500, 22,500, इसका 40% होता है 9,000, ये भी मेरे को दे दो। अल्टीमेट है माइनॉरिटी बोलेगा 1,54,000 मेरे नाम पे चढ़ा दो, सिंपल। आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर हमारा नोट्स बनेगा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में किसका जाएगा, खाली होल्डिंग का बैलेंसेस जाएगा। तो होल्डिंग का जनरल रिजर्व जाएगा, पीएल जाएगा, प्रॉफिट जाएगा। होल्डिंग का क्या क्या जाएगा, जनरल रिजर्व जाएगा, और क्या जाएगा, पी एंड एल अकाउंट जाएगा, और क्या जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर जाएगा। सिर्फ होल्डिंग का क्या क्या चला गया, 4,20,000, 90,000, 1,70,000। और भैया क्या, ये जो मेरे होल्डिंग के आने के बाद जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है इसका भी तो 60% ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि होल्डिंग 60% ना, क्योंकि मैं तो 60% होल्ड कर रहा हूँ, तो पोस्ट एक्विजिशन का भी तो 60% यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो लो मैंने कर दिया। पोस्ट एक्विजिशन कितना रुपया का, 22,500, 22,500 का 500 का 60%, 13,500, 13,500 भी तो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और भैया क्योंकि हम लोग ये वाला सम्स किए थे तो हमारा कैपिटल रिजर्व निकला था, तो भैया कैपिटल रिजर्व को भी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देते हैं। कैपिटल रिजर्व को भी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देते हैं ना। ये जो कैपिटल रिजर्व है इसको भी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देते हैं, बेटर प्रेजेंटेशन रहेगा। वर्किंग नोट 3 है ना, क्योंकि कैपिटल रिजर्व को आप अलग से क्यों दिखाओगे जब आप रिजर्व एंड सरप्लस बना ही रहे हो। तो 47,500 का, 47,500 का नेगेटिव में नहीं लिखना है, ठीक है। चलो, तो 4,20,000 प्लस में 90,000 प्लस में 1,70,000 प्लस में 13,500 प्लस में 47,500, मेरा अल्टीमेट में हो गया 7,41,000। समझ गए, ये कैपिटल रिजर्व को भी मैंने इधर ही दिखा दिया, ठीक है। तो अभी तक समझ आया, देख लो अभी तक समझ आया। आई थिंक ये 5 वाला है, 5 वो एडजस्टमेंट आपको समझ आ गया। अभी तक आपको समझ आ गया तो मोटा मोटी काम समझ लो हो गया। अभी भी भैया मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया, ये मेरे को टोटल नहीं करना अभी, ठीक है। इतना तो समझ आया। आओ अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ ले, हम लोग तो अभी तक एडजस्टमेंट देखे ही नहीं, हम लोग तो एडजस्टमेंट देखे ही नहीं। 1 नंबर एडजस्टमेंट में आपको बैलेंस शीट के साथ ही समझा रहा हूँ। 2 नंबर पहले देख लो। बोला द स्टॉक इन हैंड्स ऑफ बी लिमिटेड, बोला मेरे बी लिमिटेड कौन है, मेरा सब्सिडियरी। बोला बी लिमिटेड के हाथ में स्टॉक कुछ पड़ा है, हाँ। उसने स्टॉक किससे खरीदा था, एक्स से, मतलब वो इंटर पार्टी इन्होंने स्टॉक खरीदा था। कितने रुपये का खरीदा था, 20,000 का, हाँ। विच इंक्लूड प्रॉफिट चार्ज बाई लेटर कंपनी एट 25% एट कॉस्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखो एक्स लिमिटेड मेरा होल्डिंग है, बी लिमिटेड मेरा सब्सिडियरी है। हमारा केस क्या था, हमारा इसमें केस क्या था, एक्स लिमिटेड है मेरा होल्डिंग, है ना, और बी लिमिटेड है मेरा सब्सिडियरी, बी लिमिटेड है मेरा सब्सिडियरी। एक्स लिमिटेड है होल्डिंग, बी लिमिटेड है मेरा सब्सिडियरी, ठीक है। बोल रहा है मेरे सब्सिडियरी के पास जो बी लिमिटेड है उसके पास कुछ स्टॉक पड़े हैं, स्टॉक पड़े हैं कितना रुपया का, 20,000 का, 20,000 का इसके पास स्टॉक पड़ा है। इसने परचेज किया था, इसने परचेज किया था, किससे परचेज किया था, एक्स से ही परचेज किया था, अपने होल्डिंग से ही परचेज किया था, ठीक है। और बोल रहा है जिसमें पता है प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो भैया मैंने आपको बताया था ना, मैंने इसके पहले वाली सब में बताया कि इंटर पार्टी अगर आप कोई भी अपनी होल्डिंग या सब्सिडियरी से आप सामान खरीदते हो और भैया वो सामान आपके गोडाउन में अभी भी पड़ा है, तो भैया उसका जो प्रॉफिट वाला हिस्सा वो आपको माइनस कर देना होता है रिजर्व से, है ना। तो भैया ये 20,000 का स्टॉक है, हाँ। क्या बोल के रखा है, प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, 25% एट कॉस्ट, 25% एट कॉस्ट। भैया कॉस्ट का मतलब है
याद रखना, हमेशा दिया है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन भैया हम लोग तो प्रॉफिट ऐड करते हैं सेलिंग प्राइस में, तो हम लोग क्या कर देंगे पता है, 25/125 ऑन सेल। ये मैंने कहीं ना कहीं बताया हुआ है। फिर से अगर आपको एग्जाम में गिवन हो 10% ऑन कॉस्ट, तो सेल में जाने के लिए क्या करोगे, 10/110 ऑन सेल। भैया आपको एग्जाम में गिवन है 12% ऑन कॉस्ट, तो आप पता है सेल में जाने के लिए क्या करोगे, 12/112 ऑन सेल। कुछ नहीं, डिवाइडेड बाई उतना कर देना। तो भैया मेरा इसमें प्रॉफिट कितना परसेंट इंक्लूड है, 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 25/125। हाँ, अब देखो कितना है, 4,000 निकलेगा, समझे, 4,000 निकलेगा, समझे, मतलब ये 20,000 के सामान में, 20,000 के सामान में 4,000 रुपया का प्रॉफिट है, 20,000 के सामान में 4,000 रुपया का प्रॉफिट है। समझ गए, जब भी ऑन कॉस्ट आपको दिया रहे कुछ नहीं, उतना बाई उतना कर देना ऑन सेल। 25 दिया है तो 25/125 ऑन सेल, 10 दिया है तो 10/110 ऑन सेल। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑन कॉस्ट गिवन है कि ऑन सेल। अगर आपको ऑन सेल गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मेरे को ऑन कॉस्ट दे के रखा है। तो भैया मेरे को पता चल गया 20,000 का सामान है, 20,000 में 25/125 करो, 4,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है ना, तो लो 4,000 का हम लोग क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोल के माइनस कर देंगे। लास्ट बार भी तो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर रहे थे, अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के कितना रुपया माइनस कर देंगे, 4,000। ठीक है, लास्ट बार भी हम लोग कहाँ माइनस कर रहे थे, रिजर्व एंड सरप्लस से ही ना माइनस कर रहे थे। अब आ गया आपका 7,37,000। ये समझ आया, अनरियलाइज प्रॉफिट। ये तो एक एडजस्टमेंट हो गया, ये वाला भैया आपको बैलेंस शीट के साथ समझा रहा हूँ। इतना पहले बताओ, समझ आया, इतना हमें समझ आ रहा है क्या, ठीक है। आओ चलो अब हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। और भी, और हमें क्या करना है, जब हम लोग ये स्टॉक लिखेंगे तो हम लोग वहाँ से भी 4,000 रुपया लेस कर देंगे, मेरे को पता है क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूड है ना। चलो, स्टार्ट करो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। क्या लिखोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। ठीक है, सबसे पहले भैया हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इक्विटी शेयर लिखेंगे, लेकिन वो तो खाली होल्डिंग का आएगा, जो भी इक्विटी शेयर रहेगा वो तो खाली होल्डिंग का आएगा, है ना। इक्विटी शेयर किसका रहेगा, होल्डिंग का। कितने का है, 10 लाख रुपये का, 10 लाख। फिर भैया क्या हम लोग लिखेंगे, जनरल रिजर्व, पीएल, प्रॉफिट, ये तीनों का ही तो हमने क्या बना के रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस बना के रखा है। तीनों का ही हमने क्या बना के रखा है, एक नोट में हमने रिजर्व एंड सरप्लस बना के रखा है, जिसका कि हमारा क्या है भैया, नोट 5। नोट 5 हम लोग लिखेंगे, वर्किंग नोट 5, रिजर्व एंड सरप्लस कितने रुपया का बना के रखा है, 7,37,000। ठीक है। हम्म। फिर भैया हम लोग आते हैं हमारे क्रेडिटर्स बिल पेबल। हमारा क्या बचा भैया, क्रेडिटर बचा है, बिल पेबल बचा। ठीक है, क्रेडिटर्स, आप बोलोगे भैया अभी तो एक एडजस्टमेंट बचा है, मेरे को पता है, एक्स लिमिटेड, बी लिमिटेड। एक्स लिमिटेड, बी लिमिटेड का क्रेडिटर कितना, 240,92 दोनों का आएगा ना, 2,40,000, 92,000। अभी मैं और कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बस उतार रहा हूँ, अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा मैंने जगह छोड़ दिया, आप लोग भी छोड़ देना। बिल्स पेबल, एक्स लिमिटेड का भी बी लिमिटेड का भी, कितना कितना, 80,000, 60,000, 80,000, 60,000। भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो लिखना ही भूल गए, आपने कहा था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख देना, रिजर्व एंड रिजर्व के बाद ही, चलो चलो इधर लिख दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कहाँ कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट 4 में, कितने का कैलकुलेट किया, 1,54,000 का। ठीक है,
तो देखो हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लिख दिया। आप बोलोगे भैया कैपिटल रिजर्व नहीं लिखोगे, तो ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व को मैंने हमारे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को मैंने जैसा है अभी ऐसे ही छोड़ दिया, अभी मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है। ठीक है, आगे भैया हमारा गुडविल है, जैसा ऐसा उतार दो। गुडविल है तो भैया गुडविल तो दोनों ही का जाएगा, है ना, एक्स लिमिटेड बी लिमिटेड, बाकी सब एसेट्स दोनों दोनों का लिख दो। कितना हो गया, 3,70,000। गुडविल में कोई भैया एडजस्टमेंट नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो 3,70,000। फिर भैया हमारा क्या बचा, लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों का लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा हो गया एक्स लिमिटेड का बी लिमिटेड का। कितना कितना है लैंड एंड बिल्डिंग, 4 लाख 1 लाख। हो गया आपका 5 लाख। फिर भैया हम लोग लिखेंगे हमारा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी किसका लिखेंगे, दोनों का लिखेंगे, एक्स लिमिटेड का बी लिमिटेड का। कितना कितना हो गया, 5 लाख 1 लाख। हो गया 6 लाख। फिर हो गया भैया हमारा स्टॉक। स्टॉक भी भैया दोनों का लिख देंगे, लेकिन याद रखना स्टॉक में से कुछ प्रॉफिट था, अनरियलाइज प्रॉफिट था, है ना, क्योंकि हमारे गोडाउन में अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि हमारे सब्सिडियरी या होल्डिंग नहीं मेरे को बेचा है, तो उसमें से हम लोग प्रॉफिट हटा देते हैं। ठीक है, एक्स लिमिटेड बी लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का कितना है स्टॉक, 2,40,500। 40,500, लेकिन आप क्या माइनस कर दोगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट मेरे कितने का था, 4,000 का था। कितना हो गया, 20,36,500, 2,36,500। तो ये हो गया स्टॉक। हम लोग लिखेंगे भैया डेटर्स। ठीक है, डेटर्स, डेटर्स भी हम लोग दोनों का लिखेंगे, एक्स लिमिटेड बी लिमिटेड, लेकिन मैं अभी टोटल नहीं करूँगा, मेरे को कुछ एडजस्टमेंट कराना है डेटर्स में। कितना हो गया भैया, 3,01,34,500। 1,34,500, अभी मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ डेटर्स को, ऊपर मैंने क्रेडिटर और बिल्स पेबल को नहीं किया, नीचे में डेटर नहीं किया। इन्वेस्टमेंट आएगा भैया, आप बोलोगे भैया इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल आउट हो जाता है। आप देखते क्या बोलोगे, भैया इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल आउट हो जाता है। मैं बोला सुनो, सुनो, इन्वेस्टमेंट क्या था 1,70 का, तो आप पूरा 2 लाख क्यों कैंसिल कर रहे हो, 1,70 कैंसिल करो ना, 30,000 तो अभी भी आएगा, समझे। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है 30,000 तो अभी भी आएगा, 2 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, जिसमें से 1,70 तो कंसोलिडेशन वाला है, तो वो 1,70 हटा दो, 30,000 तो अभी भी आएगा, समझे। फिर भैया हमारे पास क्या, बिल्स रिसीवेबल, ये भी भैया अभी मैं टोटल नहीं करूँगा, कुछ एडजस्टमेंट कराना है। बिल्स रिसीवेबल दोनों का आएगा, एक्स लिमिटेड का भी बी लिमिटेड का भी। कितना कितना है, एक बार लिख के छोड़ दो, 20,000 30,000। फिर भैया बचा बैंक, बैंक तो दोनों का आएगा, बैंक आएगा एक्स लिमिटेड का भी बी लिमिटेड का भी। कितना कितना हो गया बैंक, 60,000 50,000, 1,10,000। फिर हमारे पास क्या बचा, कैश, कैश भी दोनों का आएगा, एक्स लिमिटेड का भी बी लिमिटेड का भी। कितना कितना है, 20,000 12,000, मतलब 32,000, 32,000। देखो हमारा मोटा मोटी कंप्लीट है, बस मैंने अभी भी कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को मतलब वो कर दिया, मैंने टोटल नहीं करवाया, तो मैं एक बार के लिए बंद कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर बस ऊपर में हम लोग क्रेडिटर बिल पेबल, नीचे में डेटर और बिल रिसीवेबल, हम लोग 4 चीज़ छोड़ के रखे टोटल।
ठीक है। और चलो ऊपर में, यहाँ पर मेरा लाइबिलिटीज़ ख़त्म है, तो सब चीज़ मेरा फॉर्मेटिंग हो ही चुका है। और अब हम लोग नीचे कुछ एडजस्टमेंट में हम लोग देखो पूरा लाइबिलिटी उतार लिया, पूरा एक एक करके एसेट्स उतार लिया। हाँ, नीचे हम लोग को क्या बोल के रखा है, 2 नंबर एडजस्टमेंट तो हम लोग क्लियर कर दिए। 2 नंबर एडजस्टमेंट में क्या था, जो भी मेरा प्रॉफिट था वो हम लोग रिजर्व से भी एडजस्ट कर दिए, स्टॉक से भी एडजस्ट कर दिए, वो मेरा क्लियर है। ठीक है, बोलता है एक्स लिमिटेड का बात करते हैं। बोलता है एक्स लिमिटेड का पहले बात करते हैं। हाँ, बोलता है आउट ऑफ द डेटर एंड बिल रिसीवेबल ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का डेटर के बारे में बात कर रहा है, एक्स लिमिटेड का बिल्स रिसीवेबल के बारे में बात कर रहा है। अच्छी बात है, ध्यान से समझो। एक्स लिमिटेड का डेटर के बारे में बात किया, बिल रिसीवेबल का कितना, 50,000 और 16,000। डेटर हो गया 50,000, बिल रिसीवेबल हो गया 16,000। यही तो बोला, एक्स लिमिटेड का डेटर एंड बिल रिसीवेबल रिस्पेक्टिवली दोज ड्यू फ्रॉम बिल लिमिटेड। बोल रहा है अच्छा पता है ये कौन है, डेटर मतलब मेरे को रुपया लेना है, किससे लेना है पता है, बिल लिमिटेड से ही लेना है। बिल रिसीवेबल मतलब मेरा कुछ बिल का रुपया लेना बाकी है, किससे लेना पता है, बिल लिमिटेड से ही लेना है। अच्छा भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मैं कहने का मतलब है कि एक्स लिमिटेड के पास जो डेटर है ना, ये डेटर में से 50,000 तो ऐसा डेटर है जो मेरे को बी लिमिटेड से ही रुपया लेना है। ध्यान से समझो, डेटर है, डेटर में से इंटर पार्टी कितना रुपया है, 50,000 हटा दो, क्योंकि वो 50 तो मेरे को 20 से ही लेना है, हटा दो हटा दो हटा दो, हटा दिया, हटा दिया। अब बताओ, एक्स लिमिटेड के नज़र में अगर कोई चीज़ डेटर है, एक्स लिमिटेड के नज़र में डेटर है मतलब एक्स लिमिटेड को रुपया लेना है, तो बी लिमिटेड के नज़र में वो क्रेडिटर होगा, बी लिमिटेड के नज़र में वो क्रेडिटर होगा। इंटर पार्टी हटा दो 50,000। नहीं समझे, एक्स लिमिटेड अपने बुक में कोई चीज़ को डेटर के रूप में रिकॉर्ड करके रखा है, तो बी लिमिटेड वो चीज़ को क्रेडिटर के नाम पे रिकॉर्ड करके रखा होगा। तो बस कुछ नहीं किए, दोनों इंटर पार्टी बैलेंस है, दोनों जगह से 50,000 रुपया हटा दिए, आपसी का बैलेंस है। समझ आ रहा है, एक्स लिमिटेड को किसी से रुपया लेना है तो बी लिमिटेड को रुपया देना है। सिमिलरली बिल रिसीवेबल कितने का है, बिल रिसीवेबल कितने का है, 16,000 का। हाँ, बिल रिसीवेबल इंटर पार्टी बोल के 16,000 हटा दो, तो भैया एक्स लिमिटेड के बुक में बिल रिसीवेबल है, तो बी लिमिटेड के बुक में बिल्स पेबल होगा, है ना। बस कुछ नहीं, इंटर पार्टी बोल के इतना इतना हटा दिए, समझे। सिंपल सा एडजस्टमेंट बोला, देखो कुछ हार्ड नहीं है, ये तो बहुत इजी था कि डेटर और बिल रिसीवेबल हमें जो नज़र आ रहा है वो तो हमें बी लिमिटेड से ही लेना है ना। तो भैया जो चीज़ मेरे लिए डेटर है बी लिमिटेड के लिए क्रेडिटर है, दोनों जगह से इतना रुपया हटा दो। जो चीज़ मेरे लिए बिल रिसीवेबल है बिल लिमिटेड के लिए वो चीज़ बिल्स पेबल है, दोनों जगह से इतना इतना रुपया हटा दो, बात ख़त्म। हमने वही किया। चलो अब टोटल करो, 240 प्लस में 92,000 माइनस में 50,000, कितना बन गया, 2,82,000। क्रेडिटर्स बन गया 2,82,000। बिल्स पेबल में आओ, 80 60 140, इसमें से 16,000 गया, इतना बना 124। ठीक है, आओ अब हमारा किस में डेटर्स में, समझ गए तो आप लोग। 3 लाख 4,34,000, तो 3 लाख प्लस में 1,34,000 माइनस में 50,000, कितना बना 3,84,000। आओ बिल रिसीवेबल में 20 और 30 50, 50 में 16 गया 34,000, समझे, हो गया। अब आप लोग अपना बैलेंस शीट मैच कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो मैच करना चाहिए। ठीक है, देखो लाइबिलिटी साइड मैच करते हैं, 10 लैक्स प्लस में 7,37,000 प्लस में 1,54,000 प्लस में 2,82,000 प्लस में 1,24,000, कितना बन गया 22,97,000। ठीक है, 22,97,000। यहाँ हो गया आपका 370 प्लस में 5 लाख प्लस में 6 लाख प्लस में 236,500 प्लस में
3,84,000 प्लस में 30,000 प्लस में 34,000 प्लस में फिर 1,10,000 प्लस में 32,000, कितना हो गया 22,96,500 22,96,500 22,96,500। कहीं भैया 500 का खाली डिफरेंस आ रहा है, बाद बाकी चीज़ एकदम सही है। 500 का कहीं बस डिफरेंस आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, 500 का कहीं डिफरेंस आ रहा है बस, बाद बाकी हर चीज़ क्लियर है। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, डेटर्स मैंने सही बुकिंग किया है? नहीं भैया देखो मैंने डेटर्स सही नहीं किया। डेटर्स मेरा कितना होगा 3 लाख प्लस में 134,500 माइनस में 50,000, भैया 384,500 आएगा, है ना। मैंने 500 कम रिकॉर्ड किया था, तो ये भी मेरा बन जाएगा 22,97,000। लो अल्टीमेट है मेरा बैलेंस शीट मैच, 22,97,000 22,97,000। इतना बड़ा सम्स आएगा तो इंस्टीट्यूट को 20 नंबर्स का मकसद देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैच हो गया। अब हम लोग एक बार अपना जो ICSI का एक बार उससे मैच कर लेते हैं। 22,97 और इधर भी मेरा कितना है 22,97 मैच है पूरा, समझ गए। बस हमने क्या किया, हमने जो हमारा डेटर और क्रेडिटर वो बिल रिसीवेबल वाला एडजस्टमेंट था, मेरे लिए जो चीज़ डेटर है उसके लिए वो चीज़ क्रेडिटर है, दोनों जगह से माइनस कर दिया। मेरे लिए जो चीज़ बिल रिसीवेबल है उसके लिए वो चीज़ बिल्स पेबल है, दोनों जगह से माइनस कर दिया। और भैया हमारा जो ये वाला एडजस्टमेंट था स्टॉक वाला जो था, स्टॉक से तो भैया मेरे को प्रॉफिट को हटाना था, मैंने हटा दिया। कहाँ कहाँ से हटाया, एक बार हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दिया और एक बार हम लोग अपने स्टॉक से ही माइनस कर दिए। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में भी हम लोग अपना 5 और 6 दो सम्स कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आते हैं, बचा 2 सम्स करके पूरा चैप्टर खत्म कर। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट आने से पूछो, ठीक है।